हेलो फेलोज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो पिछली वीडियो में अपन ने फंडामेंटल ऑफ गेम के बारे में बात की थी। उसके अंदर पहला था कैरेक्टर। आज अपन कैरेक्टर के बारे में और ज़्यादा डिटेल के अंदर बात करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि आपके कैरेक्टर की जो लुकिंग वगैरह होगी वो सारी चीज़ें अपन ने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। तो आज अपन और कुछ ऐसे ही रिलेटेड कैरेक्टर से आसपास जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब आप कैरेक्टर को डिज़ाइन करोगे तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि उस कैरेक्टर का जिस वर्ल्ड में वो रह रहा है उससे उसका रिलेशन क्या है। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं उसकी बेसिक अपीयरेंस की, कि आपका कैरेक्टर है वो कितना लंबा होगा, वो मतलब कि उसके आसपास के जो लोग रहेंगे उससे कितने छोटे रहेंगे, कितने बड़े रहेंगे। एनिमीज उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि अगर आपका हीरो इतना है तो एनिमीज इतने होंगे और जो मेन विलन होगा वो इतना बड़ा होगा। और आपके कैरेक्टर की जो पहुंच है, आपके जो वर्ल्ड है उसके अंदर वो कितनी होगी, ये सारी चीजें आपको पहले डिसाइड करनी होगी। आपका प्लेयर एक बार में कितना आगे चलेगा, और अगर मान लो वो अटैक करेगा, कोई आर्म अटैक करेगा तो एक बार में उसका कितने आगे जाएगा। ये जो आर्म का मैं बताया ना, इससे ये पता होता है कि आपका प्लेयर कितना एग्रेसिव है, कितना डिफेंसिव है। मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये देखो। इसके हिसाब से ये जो आगे आगे वाला है इसने इतना ज्यादा आगे पहुंचा रखा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव कैरेक्टर हुआ। और ये जो पहले वाले हैं इसके अंदर देखो, ये एक तो है डिफेंसिव कैरेक्टर और दूसरा अपना बचाव करने के लिए अटैक किया उसने। इसके बाद में आपको अपने कैरेक्टर की सारी चीजों का पता लगाना होगा। विड्थ, वॉकिंग डिस्टेंस, रनिंग डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जंपिंग डिस्टेंस, वर्टिकल और जो भी हॉरिजॉन्टल वगैरह वो हर जगह से मिली, या फिर जो गन हो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब उसकी रेंज कितनी होगी जहाँ तक वो मार सकता है। और जब आप गेम डिजाइनिंग वगैरह करोगे तो उसके अंदर जो कोलिजन वगैरह ऐड होते हैं आगे, अभी आप थोड़े बिगनर हो, अभी मैं आपको बता देता हूँ बस। जो मिडल पार्ट होता है ना बॉडी का, उसको एज ए कोलिजन यूज करना सबसे बेस्ट होता है। और जब भी आप मान लो आपका कैरेक्टर है और कहीं पे भी उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो कभी भी उसको जो भी जगह है उसको एकदम स्ट्रेट मत बना देना कि सीधे दौड़ के चले जाओ। आपको उसके अंदर कम से कम एक दो ऑब्स्टेकल तो डालने, ज़्यादा नहीं तो एक बीच में कुछ बेंच वगैरह लगा देना जिसके ऊपर से उसको जंप करके जाना हो, या फिर और जिस प्रकार का आपका गेम है उस हिसाब से एक दो ऑब्स्टेकल तो जरूर लगाना बीच में, क्योंकि ये एक बार दो बार होएगा ना तो फिर एक समय पे प्लेयर है ना बोर हो जाएगा इन चीज़ों से। और जब आप अपने कैरेक्टर के जो गेम प्ले को देखोगे ना तो उसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो गेम प्ले है वो फास्ट होगा या फिर स्लो होगा। अगर फास्ट है तो फास्ट के हिसाब से आपको ऑब्स्टेकल यूज़ करने हैं, अगर स्लो है तो स्लो वाले ऑब्स्टेकल यूज़ करने हैं। अब चलो, मैंने सोच लिया कि है ना मेरे गेम को एकदम फास्ट पेस के अंदर जाना है, तो उसके अंदर मेरे को क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो उसके अंदर आपको यूज़ कर सकते हो आप रनिंग, जंपिंग, बाउंसिंग, फ्लाइंग, फाइटिंग, ड्राइविंग, स्पिनिंग, फ्लोइंग, फॉलिंग, शूटिंग, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने डिसाइड किया कि आपका गेम एकदम स्लो पेस एकदम धीरे धीरे होएगा तो उसके अंदर आती है वॉकिंग, स्विमिंग, डकिंग, क्राउचिंग, हाइडिंग, क्लाइंबिंग, स्नीकिंग। एज पर जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके हिसाब से आप लोग ये दोनों चीज़ों को यूज़ करें। जहाँ पे भी आपको मतलब सीधा रोड दिखे ना तो वहाँ पे तो मतलब कि एकदम बोर हो जाएगा प्लेयर। ऐसा समझ लो कि आपको हर एक सेकंड के लिए आपके ऑडियंस का अटेंशन अपने पास रखना है। और सबसे बेस्ट होता है एकदम मीडियम पेस रखना, मतलब कहीं कहीं पे आपको स्टेल्थ किलिंग वगैरह करनी हो वहाँ पे आपको स्लो रहना पड़ेगा, और कहीं कहीं पे एकदम इंटेंस फाइटिंग हो वहाँ पे आप फास्ट पेस जो होता है वो भी अपना सकते हो। इसलिए इन दोनों के बीच का मीडियम पेस रखो, कभी फास्ट हो सकता है वो, कभी स्लो हो सकता है। अब तीन चीज़ें आती है, एक होता है डैश, एक होता है स्टेल्थ और एक होता है आइडल। डैश क्या होता है, दौड़ना जो होता है उसका कज़न, मतलब एकदम से आप झटके में दूसरी जगह पहुंच जाओगे। और स्टेल्थ क्या होता है, एकदम स्लोली स्लोली एकदम चुपचाप किसी को मारने जाते हैं तो फिर वो एकदम दबे पाँव चलते हैं ना, वैसा होता है स्टेल्थ। और एक आइडल होता है, मान लो आप कुछ नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो गेम, कोई भी ह्यूमन है ना, मतलब कि एकदम शांत खड़ा नहीं होता, या तो वो आसपास देखता रहता है या फिर कुछ तो करता रहता है। तो अगर आपको जानना है कि आइडल में आप, आइडल मतलब कि एक जगह पे स्थिर खड़े हो, तो आपको क्या क्या कर सकते हो, तो वो मैं आपको एक दो आइडिया दे देता हूँ, आप अपने गेम में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो प्लेयर है वो स्ट्रेच कर सकता है, जॉय कर सकता है उस प्लेस के अंदर, या फिर आप उधर मतलब कि आसपास की चीज़ों को वो देखता रहेगा और फिर जो भी नॉइस आएगी उसको रिएक्ट करेगा। और वो अपने लुक्स को भी ठीक कर सकता है, पैंट वगैरह को ऐसे एडजस्ट कर सकता है, अपनी शर्ट वगैरह को एडजस्ट कर सकता है। ऐसे अकॉर्डिंग टू आपके गेम के अंदर जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स है ना, मतलब दो गेम होते हैं, एक गेम ऐसे होते हैं जिनके अंदर फिजिक्स होती है और एक गेम ऐसे होते हैं जिनके अंदर फिजिक्स नहीं होती। कईयों में सिंगल जंप होती है, किसी में डबल जंप होती है, किसी में ट्रिपल जंप होती है, किसी के अंदर कॉन्टेक्चुअल जंप होती है, मतलब कि जैसे ऑटोमेटिक, जैसे माइनक्राफ्ट है उसके अंदर ऑटो जंप होती है, अगर आप ऑटो जंप करना चाहो तो कर सकते हो। एक होती है वॉल जंप, वॉल के ऊपर से जंप करना। इसका मैं एग्जांपल दूँ तो प्रिंस ऑफ पर्शिया का गेम, उसके अंदर वॉल वगैरह हर जगह पे जंप ही जंप होती है।
और जब भी मान लो आप जंप करवा रहे हो अपने कैरेक्टर को, तो फिर आपको है ना जंप डिस्टेंस का ध्यान रखना है और जंप जोन का ध्यान रखना है। जंप जोन क्या होता है कि जिस समय आपका प्लेयर स्पेस दबाएगा, मान लो मेनली स्पेस ही होता है कूदने के लिए, जब स्पेस दबाएगा, क्योंकि अगर आप उसको एकदम एज पे ले जाके जंप करवाओगे ना, तो फिर वो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं बता देता हूँ, जितने भी गेमर होते हैं ना, उनको कॉर्नर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए कॉर्नर्स के ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट जंप तो एकदम मत करवाना। थोड़ा सा गैप देके थोड़ी बहुत पहले उनको जंप करवाने के लिए बोलना और फिर आगे लैंड करवा देना। और आगे भी इतनी जगह होनी चाहिए कि वो पर्सन लैंड कर जाए। और ऐसा भी मत करना कि जैसे ही आपने जंप किया सामने एनिमी आ गया, इस चक्कर में वो पहले जंप कर देंगे या फिर बाद में जंप करेंगे और वो अपने आप को मार लेंगे और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपकी गेम को बंद कर देंगे, अनइंस्टॉल मार देंगे, लो रिव्यू देंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। और अगर आप चाहते हो कि एकदम कॉर्नर पे जाके वो प्लेयर जंप करे, आपकी कुछ ऐसी ज़्यादा ही कुछ फॉर्मेलिटी है कि आपके गेम के डिज़ाइन ही ऐसा है कि आपको उधर ही कॉर्नर पे ही जंप करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि है ना ऐसे कर देना कि अगर मान लो कॉर्नर पे जंप नहीं कर पाए तो वो वहाँ पे लटक जाए। डायरेक्ट डेथ मत देना उसको, वो लटक जाए और अगर फिर भी वो ना संभले तो वो गिर जाए। या फिर आप ऐसे कर सकते हो उसका एकदम से जोल हो जाए, जैसे प्रिंस ऑफ पर्सिया के भी कई गेम में होता है कि एकदम से मतलब वो आगे गिरने वाला होता है लेकिन पीछे संभल जाता है। और अगर आपके गेम में आप चाहते हो कि वो प्लेयर इधर आके एक दो बार तो मरे, तो फिर आप फॉलिंग का भी लगा सकते हो। इसके बाद में अगला पार्ट आता है शेडोज़ का। शेडोज़ मतलब परछाई, और ये हो सके तो अपने गेम में ज़रूर रखना, क्योंकि ये एकदम रियलिस्टिक फील देता है। और शेडो भी दो प्रकार की होती है, एक तो एकदम रियलिस्टिक टाइप की जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसी की तरह ही होती है, और एक होता है कि सिर्फ नीचे एक डॉट बना हुआ रहता है। अगर आप रियलिस्टिक गेम बना रहे हो तो एकदम रियलिस्टिक वाली शेडो बनाना, और अगर आप स्टाइल वाला गेम बना रहे हो, स्टाइल मतलब कि जो एनिमे वाले कैरेक्टर होते हैं ना, ऐसे ऐसे कुछ बना रहे हो, या फिर एकदम आपको ज़्यादा रियल वगैरह की नहीं पड़ी तो वो डॉट वाला बना लेना, उससे थोड़ी CPU की रेंडरिंग प्रोसेस वगैरह थोड़ी कम हो जाएगी, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब शेडो की बात हो ही रही है तो फिर मैं अब आपको शेडोज़ के थोड़े बहुत फ़ायदे वगैरह सारी चीज़ें बता देता हूँ। जो शेडो होती है ना वो मेनली जब प्लेयर खेलता है ना तो उसके लिए रेफरिंग पॉइंट होती है, मेनली जब जंप करता है ना उसके लिए। और शेडो जो होती है ना वो एक तरह से इल्यूजन भी पैदा करती है कि प्लेयर अवेलेबल है, प्लेयर के अंदर मास है, इसलिए उसकी परछाई आ रही है। और अगर आपका हॉरर गेम है जब, तो शेडो का तो पूछो ही मत, कितना बड़ा योगदान रहता है। आपने एक दो हॉरर गेम खेले होंगे या फिर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, हॉरर गेम्स और शेडोज बहुत ज़्यादा नज़दीक भाई हैं। और कई हॉरर गेम तो ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि प्लेयर खुद की शेडो से डरने लग जाता है। और कई गेम ही शेडो के ऊपर बने रहते हैं, जैसे शेडो फाइट 2 वगैरह, ऐसे ये छोटे मोटे गेम होते हैं, ये सारे कई तो शेडो के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। और आप एक शेडो का यूज़ एक स्टेल्थ मोड होता है, मतलब कि एकदम शांति से किलिंग वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हो। और एज ए गेम डेवलपर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास शेडो नहीं है तो आपके पास प्लेयर की सोल नहीं है। इसके बाद में एक आता है स्विमिंग वाला। स्विमिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है क्योंकि पहले के गेम लाइक GTA Vice City, इसके अंदर पानी के अंदर जाना इसका मतलब मौत। पहले स्विमिंग अच्छे से ऐड नहीं की जाती थी क्योंकि स्विमिंग को अप्लाई करने के लिए थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं और रिसोर्सेज वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जो मेनली जो भी पहले जो गेम बनते थे उनकी बाउंड्री है ना पानी से ही होती थी कि अगर आप पानी के अंदर जाओगे तो फिर आप मर जाओगे। मान लो अगर कोई ओपन वर्ल्ड गेम है तो उसकी बाउंड्री कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए, तो वो मेनली उन गेमों के अंदर होता था, वो होता था ओशियन। लेकिन आजकल के मॉडर्न गेम में ऐसे मत करना कि प्लेयर को स्विमिंग नहीं आती, वो कर देना। और अगर मान लो आपको रेस्ट्रिक्शन लगानी है कि इसके आगे जाने से मौत हो जाएगी, तो पहले तो उनको वार्निंग दो कि आप बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो, इस साइड नहीं जाना, आपकी मौत हो जाएगी। और अगर वो फिर भी नहीं मानता तो आप उसके ऊपर शार्क का अटैक करवा सकते हैं, एकदम से कुछ एक्सीडेंट वगैरह करवा सकते हैं उसका। बिल्कुल ऐसा तो करना मत कि एकदम इनविजिबल एक वॉल लगा दी कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, वो बहुत ज़्यादा भद्दा लगेगा। और अगर रियलिस्टिक गेम बना रहे हो तो और भी ज़्यादा भद्दा लगेगा। और अगर आप अपने गेम के अंदर स्विमिंग का मैकेनिक लोड करना चाह रहे हो, मतलब कि उसको डालना चाह रहे हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, इनमें से क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, और इस हिसाब से आप अपने स्विमिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपका प्लेयर है वो एंटर और एग्जिट कहाँ से करेगा वाटर के अंदर। और हमेशा ये मेक श्योर करना कि जो वाटर है उसकी एंट्रेंस और जो एग्जिट है ना वो प्लेयर को आसानी से दिखे या फिर मार्क रहे, ताकि उसको मान लो अंदर चला गया और उसको बाहर जाने का दिख ही नहीं रास्ता, तो ऐसा मत करना। मतलब कि एंट्रेंस और एग्जिट दोनों का पता हो प्लेयर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि क्या आपका जो प्लेयर है वो अंडर वाटर भी स्विम कर सकता है या सिर्फ सरफेस के ऊपर स्विम कर सकता है। और फिर इसके बाद में ये पूछना है कि अगर आपका पिछले वाले का अंडर वाटर में भी हाँ है तो उसके अंदर ये बता देना कि टाइम अगर उसको लगेगा कितनी देर लगेगा, या फिर अगर उसको टाइम ही नहीं लगेगा, मतलब वो जितना चाहेगा उतना ही अंडर वाटर रह सकता है। और एक और चीज़, अगर मान लो वो अंडर वाटर जा रहा है तो क्या वो अंडर वाटर जाके स्विमिंग या फिर ऊपर भी सरफेस
पे जब स्विम कर रहा है तो क्या वो वेपन्स वगैरह यूज़ कर पाएगा, और मान लो वेपन्स वगैरह नहीं कर रहा, हैंड कॉम्बैट कर रहा है तो हैंड कॉम्बैट भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब मान लो आपने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, तो अब ये बताना कि अगर मान लो वो एकदम नीचे जाता गया, नीचे से जाता गया और अंडरग्राउंड पहुंच गया, तो अगर नीचे वाली इसको सरफेस मिल जाएगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगा प्लेयर, क्या वो अंडर वाटर चल सकता है या फिर नहीं। और ये भी देखना कि अगर मान लो वो स्विम कर रहा है तो वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे रहेगा या फिर उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी। मान लो शुरुआत में स्विम कर रहा है तो तेज, और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड वगैरह सारी चीज़ कम होती जाएंगी, और जब वो एक बार रेस्ट कर लेगा तो फिर से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और इसके लिए आपको कैमरा का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप स्विमिंग अपने गेम के अंदर ऐड करते हो तो। चलो अब फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आप अपने गेम के अंदर एक पेट भी लगा सकते हो, आपका मेन कैरेक्टर उसका पास पेट रहेगा, या फिर आप अपने मेन कैरेक्टर को पेट भी बना सकते हो। मोस्ट ऑफ जो टाइम होता है वो एक प्लेयर अपने कैरेक्टर को देखने के लिए बिताता है, मतलब देखता रहता है, क्योंकि वो उसके सामने मोस्ट ऑफ टाइम रहता है, तो उसके ऊपर खास डिटेलिंग का ध्यान देना। बाकियों पे वो ध्यान दे ना दे, लेकिन उनके कैरेक्टर के अंदर वो मिस्टेक ज़रूर निकाल लेंगे। तो इन चीज़ों को मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है प्लेयर की मूवमेंट के अंदर आपको क्या करना है, उसको प्लेयर को हिंट देनी है कि है ना वो आपका जो कैरेक्टर है वो चल रहा है। मान लो शोल्डर मूवमेंट हुआ, हैंड मूवमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप थर्ड पर्सन बना रहे हो तो वो बैक से देखेगा तो ऐसा लगना चाहिए, और अगर मान लो आप फर्स्ट पर्सन बना रहे हो तो उसका कैमरे को थोड़ा ऐसे टिल्ट वगैरह करके और फिर ट्विक करके देख लेना अपने हिसाब से, और वो लगना चाहिए कि चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो सीधे स्लाइड करता हुआ जा रहा हो। और इसी के अंदर दूसरी बात कि अगर मान लो आपका कैरेक्टर है वो डोर के पास पहुंच गया तो उसको एकदम नज़दीक जाके डोर खोलने की ज़रूरत ना पड़े, वो थोड़ी दूर से ही, अगर मान लो आप F से डोर ओपन कर लगा रखा है तो थोड़ी दूर से करे तो वो अपने आप वहाँ तक पहुँच जाए और फिर डोर ओपन करके फिर अंदर चला जाए। और आपको अपने कैरेक्टर के अंदर जो भी है प्लेयर को लगना चाहिए कि इसके अंदर इमोशंस है, अगर मान लो उसकी कोई फेवरेट चीज़ आती है तो वो उसके हिसाब से वो रिएक्शन वगैरह दे। और फिर इसके बाद में आता है मेन पॉइंट हेल्थ और मूवमेंट का। अगर मान लो हेल्थ कम है तो उसकी मूवमेंट आप थोड़ी सी स्लो कर देना, बहुत ज़्यादा स्लो कर दोगे तो प्लेयर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, तो उसको नॉर्मल स्पीड में रख लेना। अब यहाँ पे मूवमेंट खत्म होता है। इसके बाद में आता है अपीयरेंस के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर मान लो आपकी हेल्थ कम है तो उसके अंदर उसके फेस के ऊपर, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लगना चाहिए कि इसकी हेल्थ कम है, लाइक एज ब्लीडिंग वगैरह जो भी आप शो करना चाह रहे हो उसके अंदर पता होना चाहिए। मान लो आपका कार का गेम है तो कार के ऊपर वो मान लो इंजन वगैरह फाटक टूट गया हो कुछ भी, लेकिन पता लगना चाहिए कि ये थोड़ी डैमेज्ड कार है, इसको सही करवानी पड़ेगी। फिर इसके बाद में आते विजुअल इफेक्ट्स आप बाद में जाके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ विजुअल इफेक्ट्स ऐसी चीज़ होती है जो मान लो कंटिन्यू पार्टिकल्स का जो मोशन होता है ना, ऐसे मान सकते हो लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। ब्लीडिंग का इफेक्ट लगा सकते हो, एक जगह से मान लो ब्लीडिंग हो रही है और उसको ठीक करवाना ही पड़ेगा। फिर इसके अंदर आता है इन्वेंट्री सिस्टम मतलब कि एक बार में जो कैरेक्टर है वो कितनी चीज़ें कैरी कर सकता है, मान लो 2 गन है, 3 गन है, जितनी भी है, और वो सारी चीज़ें आपको विजिबल होनी चाहिए कि प्लेयर के ऊपर लटकी हुई। अगर मान लो उसके पास 2 गन है तो 2 गन दिखनी चाहिए उसके पास। और कई गेम ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर वो गन दिखाई नहीं देती, जस्ट लाइक GTA 5, उसके अंदर जो भी गन मेन होती है जो अपन इक्विप करके रखते हैं वही अपने पास रहती है, बाकी सारी गायब रहती हैं। और अगर मान लो कोई भी चीज़ें आप वेपन वगैरह है या फिर कैरेक्टर को भी अगर आप ग्रेड कर रहे हो तो उसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स लगा के मान लो प्लस HP हुई है या फिर जो भी हुआ है, और उसके आउटर अपीयरेंस में चेंज करके उसको प्रेजेंट करना। इन्वेंट्री के अंदर भी वो सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकता हो, ऐसी आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो आप स्पेशल वर्कशॉप डिसाइड करके उधर आप कर सकते हो। ये गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वाले में आएगा। अब इसके बाद में आते हैं मेन चीज़ जो होती है वेपन्स। अब वेपन्स के लिए मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर मान लो आप कोई भी चेंज कर रहे हो वेपन को, अगर अपग्रेड कर रहे हो +3 HP वगैरह दिखाने के बजाय उसके अंदर मान लो सप्रेसर है तो सप्रेसर एक्स्ट्रा थोड़ा लंबी दिखे गन, ये सारी चीज़ें आप ऐड करना। और अगर मान लो आपकी गेम की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आप गन को है ना चेंज नहीं कर सकते, कि अगर मान लो उसका सप्रेसर इंक्रीज हुआ है तो आप उसकी लेंथ वगैरह कुछ भी ट्विक नहीं कर सकते, तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर वो गन अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली गई तो वो अपने कैरेक्टर की मूवमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। अगर मान लो हैवी वेपन है तो फिर वो धीरे चलता है, अगर लाइट वेपन है तो तेज चलता है, ऐसे आप ट्विक कर सकते हो। और मान लो जब प्लेयर शूट वगैरह करेगा तो इसकी स्पीड फास्ट कर देना। तो अब ये सारी बातें तो जाती है जो मेन कैरेक्टर रहता है ना उसके बारे में। अब आते हैं कई सेकंड कैरेक्टर, जैसे कि GTA 5 में 3 प्रोटैगनिस्ट हैं,
जिनमें से अपन कोई से में कभी स्विच कर सकते हैं। तो इसलिए अब सेकंड पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, गेम डिज़ाइन करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो मैं अब बताऊँ। सेकंड प्लेयर कैरेक्टर को अपन शॉर्ट फॉर्म में SPC भी बोलते हैं। अब सबसे पहले मेन बात ये आती है कि आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में स्विच कैसे करेंगे। या तो आप जैसे कि GTA 5 वगैरह में होता है, जैसे कि वो टैब और टैब जो भी होता है उसको दबा के वो स्विच कर सकता है पहले कैरेक्टर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। अगर मान लो आपका और दूसरा गेम है, जस्ट लाइक वी कैन से दैट फीफा के अंदर ऐसा होता है कि जो प्लेयर आपके सबसे नज़दीक होता है या फिर जहाँ पे वो फुटबॉल होती है उसके सबसे नज़दीक जो प्लेयर होता है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वो होता है ऐसे सेकंड प्लेएबल कैरेक्टर, उसमें जैसे कई सारे होते हैं तो एक से दूसरे में ट्रांजिशन जो बॉल के सबसे ज़्यादा पास होता है उसके अंदर तो वो वाले स्विच हो जाता है। इस तरह से आपको डिफाइन करना है कि आपके गेम में किस प्रकार से स्विच होएगा, पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। और इससे भी पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको सेकंड प्लेएबल कैरेक्टर चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जैसा कि GTA 5 में वो कंपास टाइप साइकिल दिखाते हैं, उसके ऊपर आप सारे कैरेक्टर दिखा सकते हो और जिसकी तरफ वो माउस को डाउन करेगा तो वो डाउन वाला आ जाएगा, ऊपर करेगा तो ऊपर वाला कैरेक्टर आ जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हो। और आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो आपका एक सीन चल रहा है और वो सीन जैसे ही खत्म होएगा आपका कैरेक्टर दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा और उसकी स्टोरी शुरू हो जाएगी। एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, आप ध्यान रखना, SPC और कंपेनियन कैरेक्टर जो मान लो हीरो के साथ में रहते हैं वो सारे, और सेकंड पर्सन कैरेक्टर, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसके अंदर ये डिफरेंस होता है कि एक तो AI से कंट्रोल होता है और एक को प्लेयर कंट्रोल कर सकता है जब तक वो चाहे, और इसके बाद में वो AI से कंट्रोल होगा। इसका मतलब है कंपेनियन कैरेक्टर जो वो हमेशा ही AI से कंट्रोल होगा, और जो SPC कैरेक्टर है वो AI से जब कंट्रोल आएगा जब प्लेयर और दूसरे प्लेयर को कंट्रोल कर रहा हो, मतलब फर्स्ट पर्सन जो कि मेन कैरेक्टर उसको कंट्रोल कर रहा हो। जब वो सेकंड कैरेक्टर पे स्विच करेगा तो AI तो बंद हो जाएगा और वो उसको खेलेगा, और वो जो पहला जो कैरेक्टर था ना वो AI मोड में चला जाएगा, या फिर जो भी उसके साथ होना है आपकी गेम की स्टोरी के हिसाब से ही डिपेंड करता है। कंपेनियन का मतलब होता है कि जो भी अपन को एडवाइस वगैरह देते हैं, हेल्प करते हैं गेम के अंदर, जो अपनी साइड होते हैं वो सारे होते हैं मेनली। तो प्लेयर जिस भी कैरेक्टर से खेल रहा हो ना उसकी एक स्ट्रेंथ, एबिलिटी और एक लिमिटेशन जरूर लगाना कि मान लो ये कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए इसको दूसरे कैरेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप दोनों कैरेक्टर के बीच में स्विच करवा सकते हो कि अगर मान लो एक इंटेलिजेंट है एक ताकतवर, अगर फाइट की बात आए तो उसको ताकतवर वाले में स्विच करना पड़ेगा, और अगर इंटेलिजेंस की बात आए तो फिर उसको दूसरे वाले कैरेक्टर में स्विच करना पड़ेगा। अब देखो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास 6 से 7 या फिर 4-5 जितने भी कैरेक्टर ना ये हैं, तो अब अपन को इसके अंदर डिफाइन करना है। इसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है ऑफेंसिव में क्या आते हैं सोल्जर, जिनकी हेल्थ हाई होगी, स्पीड मीडियम होगी और मिड टू स्ट्रॉन्ग अटैक कर पाएंगे। इसके बाद में आते हैं हैवी मतलब ये एकदम खतरनाक जो भारी भरकम होते हैं, इनकी हेल्थ रहेगी वो हाई रहेगी, स्पीड स्लो रहेगी, लेकिन जो अटैक करेंगे वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद में आते हैं डिफेंसिव कैरेक्टर, ये कैसे होंगे, इनकी हेल्थ तो मीडियम रहेगी, स्लो टू मिड स्पीड रहेगी, लेकिन अटैक स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद में आते हैं इंजीनियर वगैरह, इनकी हेल्थ वगैरह बिल्कुल वीक रहेगी, मीडियम वगैरह स्पीड रहेगी और अटैक भी मीडियम ही रहेगा, लेकिन ये इंटेलिजेंस के कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस प्रकार से ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप अपने कैरेक्टर की एबिलिटीज इसके हिसाब से नहीं करोगे, आपको उसकी लिमिटेशन वगैरह लगानी पड़ेगी कि अगर वो ये 2 चीज़ आई है तो तीसरी चीज़ लो होगी, या फिर तीनों चीज़ मीडियम रहेगी, कैसे भी करो, लेकिन एक ना एक चीज़ लिमिटेशन अवश्य होए। और अगर लिमिटेशन है तो उसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ भी होनी चाहिए और एक वीकेस्ट चीज़ भी होनी चाहिए आपके कैरेक्टर के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप 2-3 कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएशन किन किन चीज़ों में कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं मूवमेंट स्पीड, मूवमेंट टाइप, अटैक स्पीड, अटैक का रेट, अटैक की स्ट्रेंथ, हेल्थ, और भी कई सारी चीज़ें होती है वो आप पजल सॉल्विंग वगैरह, इंटेलिजेंस वगैरह, IQ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से लगा लेना। मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया क्योंकि मेनली गेम डिज़ाइनिंग का काम सबसे पहले सोचना होता है और फिर उसको थोड़ा सा रियलिटी में उतारना होता है। उसके बाद में आर्टिस्ट को दे दिया जाता है, वो उसको पूरे को बनाते हैं और फिर बाद में वो जो भी जहाँ पे उसको डेवलप होना होता है वहाँ पे भेजते हैं। इसके बाद में अब अपना सेकंड प्लेएबल कैरेक्टर भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में आते हैं नॉन प्लेयर कैरेक्टर, मतलब NPC, जो कैरेक्टर कंट्रोल नहीं करेगा, ना ही वो ज़्यादा इतने गेम के पार्ट हैं, लेकिन वो सारे मोस्टली AI के थ्रू कंट्रोल होते हैं। इनके अंदर मेनली आती है क्राउड वगैरह और ऐसी चीज़ें जो मान लो कभी कभी यूज़ में आती है। मतलब मेनली एक एनिमी होते हैं, एक
फ्रेंड साइड होती है और बीच में जो भी रहेगा ये सारे होते हैं नॉन प्लेएबल कैरेक्टर या फिर नॉन प्लेयर कैरेक्टर। ये लोग जो होते हैं ये मेनली इनडायरेक्ट अपन को हेल्प करते हैं या फिर इनडायरेक्टली हार्म करते हैं। जो मेन एनिमी रहता है, एक मेन हीरो रहता है, उनके कंपेनियन रहते हैं, दोनों की तरफ की सेना और क्राउड जो बच गया ना, ये सारी चीज़ आ गए नॉन प्लेएबल कैरेक्टर या फिर नॉन प्लेयर कैरेक्टर। और ये जितने भी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर होते हैं या फिर नॉन प्लेयर कैरेक्टर होते हैं ना, ये सारे इनका जो पूरे वर्ल्ड का जो सेंटर होता है, मेन पॉइंट जो होता है वो होता है प्लेयर। मतलब कि आपको जो भी चीज़ें डेवलप करनी होगी वो प्लेयर के सराउंडिंग में ही करनी होगी और कहीं के एनपीसी आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि इससे गेम के ऊपर लोड बढ़ जाएगा और फिर रैम वगैरह सारी चीज़ें वो ज़्यादा लेगा, मेमोरी भरेगी। इसलिए आपको सिर्फ है ना प्लेयर को देखते हुए ही उनको स्पॉन करना है आसपास के एरिया में जहाँ तक प्लेयर की रीच है। अब ये जो नॉन प्लेयर कैरेक्टर होता है, मतलब नॉन प्लेएबल जो कैरेक्टर होता है एनपीसी, इसको एक रोल चाहिए होता है पूरा गेम के अंदर। इसका मेनली एक या फिर 2 रोल ही होता है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि इनके क्या क्या रोल हो सकते हैं। मान लो ये आपके प्लेयर को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करते हो। एक तो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला होता है, एक होता है मतलब जो मेन प्लानिंग वगैरह बनाता है, वो तो आ जाएगा प्लेयर की टीम वाला। अगर मान लो गेम पूरा हो गया उसके बाद में 1-2 मिशन आपको छोटे मोटे ऐसे रैंडम मिलते रहेंगे सेम ये सारे करेगा नॉन प्लेएबल कैरेक्टर या नॉन प्लेयर कैरेक्टर जो भी है एनपीसी। ये आपके मान लो कोई भी एक नई जगह है, उसकी लोकेशन को अनलॉक करना, तो आप इसके पास जाओगे या फिर शॉप के ऊपर जाओगे और आपको उधर का मैप मिल जाएगा। तो वो जो दुकानदार रहेगा वो रहेगा एनपीसी। अब मान लो आप दुकान पे गए, वहाँ पे आपको टूल्स वगैरह चाहिए, उसको अटैक करने के लिए एनिमी को बढ़िया बढ़िया चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाला भी एनपीसी हो गया। किसी चीज़ को मान लो आपके पास कोई चीज़ है, उसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए, मतलब कि अपनी हेल्थ को इंक्रीज करवाने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए भी एनपीसी होता है। और पूरे वर्ल्ड की एक जो बैक स्टोरी देता है वो भी एक एनपीसी होता है। और मान लो गेम है, आपको मतलब कि सबसे पहले ट्यूटोरियल देना पड़ता है कि प्लेयर आपकी गेम को खेलेगा कैसे, तो वो जो देता है वो आपका एक एनपीसी कैरेक्टर हो सकता है। अगर मान लो आप नहीं चाहते कि प्लेयर कुछ काम करे, तो आप अगर मान लो वो प्लेयर अगर वो काम कर दे जो आप नहीं चाहते कि वो करे, तो फिर आप उसके लिए एक मतलब कि उसको डांटने वाला या फिर कुछ ऐसा ही उसको पनिश करने वाला एक एनपीसी रख सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, मैं फिर से बताता हूँ कि जो चीज़ आपने अपने गेम में बनाई है, आपने सोचा है कि अगर मान लो गेम में लड़का जा रहे हैं, छोटे लड़के जा रहे हैं, तो उनको आपका प्लेयर मार नहीं सकता। अगर वो मान लो मारने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होगा, ये एक एनपीसी कैरेक्टर कंट्रोल करेगा कि अब उसके साथ क्या अंजाम हुए। आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि एनपीसी कैरेक्टर जो होते हैं वो मेनली एक्स्ट्रा होते हैं गेम में। अगर आप एनपीसी कैरेक्टर बना रहे हो तो कई सारे उनका डिज़ाइन पहले ही तैयार कर लेना, कम से कम 10-15 तो बना ही लेना, ताकि वो अगर मान लो एक जगह पे आए तो 10-15 अलग अलग लोग लगे। और सबसे मेन बात ये होती है कि अगर मान लो उनके बीच में वॉइस आ रही है तो वॉइस सबकी कम से कम अलग तो रख ही देना। और आप एक और काम कर सकते हैं एनपीसी के साथ, ये कि अगर मान लो आपका प्लेयर बोर हो रहा है तो वो आपके साथ गेम खेल सकते हैं। जैसे मान लो चेस लगा दिया आपने या फिर कोई और लूडो वगैरह, कहीं पे आप अपने गेम के हिसाब से देख लेना। कहीं पे मान लो ओपन वर्ल्ड गेम है, आपका प्लेयर बोर हो रहा है तो कहीं पे कसिनो में चला जाता है, कहीं पे चला जाता है। तो ये सारे एनपीसी होते हैं जो उनके साथ खेलते हैं। और जितने अलग अलग प्रकार के आप एनपीसी बनाओगे उतनी ज़्यादा प्लेयर की अटैचमेंट बढ़ेगी आपके गेम के साथ में, और वो जो करेक्टर रहेगा एनपीसी उसके साथ में। और इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चल रहे हो तो वो गेम प्ले में नहीं आता। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल